जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर के वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा, जो था बेसिकली आपके एज ऑफ अर्थ के ऊपर। ठीक, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कह सकते हैं, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी बुक जो कि सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई है, उसको कवर कराऊंगा। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में सेडिमेंटेशन तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम अर्थ की एज को सेडिमेंटेशन के बेसिस पे, सॉलिनिटी के बेसिस पे पता कर सकते हैं, और हमारी दुनिया की जो डिफरेंट रिलीजियन है वो हमारी अर्थ के एज के बारे में क्या कहती हैं। ठीक, तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन के आधार पे, यानी इरोजन के आधार पे हम अर्थ की एज कैसे पता कर सकते हैं। तो ये जो मेथड ये इस बिलीव पे रखा गया है कि हमारे जो कॉन्टिनेंटल एरिया होते हैं, बेसिकली हमारे जो लैंड होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे इरोड करते हैं, यानी उनके अंदर इरोजन की प्रक्रिया चलती है डेली। और ये जो इरोजन की प्रक्रिया होती है बेसिकली आपकी डेनुडेशनल प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक, डेनुडेशनल प्रोसेस के अंदर आती है। डेनुडेशनल जो प्रोसेस होता है आपका, उसके अंदर तीन तरह की चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है वेदरिंग, एक आता है आपका मास मूवमेंट, और एक आता है आपका सॉइल इरोजन। जो आपका वेदरिंग होता है उसको बेसिकली आपके टेम्परेचर जो होती है उसके प्रभाव से जो चट्टानों के अंदर क्या बोलते हैं, टूट फूट होती है, ब्रेकिंग डाउन जो होता है उनका टेम्परेचर के बढ़ने घटने की वजह से, उसी को हम बेसिकली वेदरिंग कहते हैं। जो मास मूवमेंट होता है बेसिकली आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमारा लैंडस्लाइड हो गया, हमारे जो ग्लेशियर आप देखते हो बीच में टूट के वो बेसिकली बाहर चली जाती हैं, मतलब निकल जाती हैं, तो आपका मास मूवमेंट होता है। और सॉइल इरोजन आपके कई चीज़ों से प्रभाव होती हैं, आपके क्या बोलते हैं, विंड के कारण प्रभाव होती हैं। आपके जो सॉइल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर जाते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वो बेसिकली आपके कभी बाढ़ आ गई तो उस वजह से हो गया, बारिश पड़ गई उस वजह से हो गया। ठीक, तो डेनुडेशनल प्रोसेस आपने समझ लिया होगा, इरोजन भी आई होप आपने समझ लिया होगा। तो हम अगर टोटल अमाउंट पता कर सकें डेनुडेशनल प्रोसेस का, आज तक जितने भी डेनुडेशनल हुए हैं, बेसिकली कह सकते हैं इरोजन जितने भी आपके हुए हैं आज तक, उसका अमाउंट पता कर सकें, और एनुअल रेट पता करें कि हर साल हमारी पूरी पृथ्वी पे कितनी क्या बोलते हैं केवल इरोजन होती हैं, तो हम अर्थ की एज को पता कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1 फुट थिकनेस, यानी 1 फुट थिक सरफेस, हमारे जो सरफेस की 1 फुट थिकनेस जो मोटाई जो होती है वो जनरली आपकी इरोड होती है लगभग 10,000 सालों में। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो नॉन थिकनेस सेडिमेंट्री रॉक का वो लगभग 100 माइल्स होता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में अपने बताया था। ठीक, तो इसी फैक्ट के आधार पे हमने कैलकुलेशन किए, हमने नहीं मतलब साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन किए, तो उन्होंने कहा 1 फुट इरोजन अगर आपका 10,000 सालों में हो रहा है तो 100 माइल यानी आपका सेडिमेंट्री रॉक का बेसिकली पूरी तरह आपका इरोजन होगा लगभग 5.28 बिलियन ईयर्स में। ठीक, तो अगर हम इसी के आधार पर अगर हम अर्थ की एज को डबल करते हैं तो लगभग माफ करेगा, अर्थ की एज को डबल नहीं करते हैं, इस सेडिमेंट्री रॉक की इरोजन की जो ईयर है वो उसको अगर हम डबल करते हैं तो हमारा अर्थ का एज लगभग आता है 10.5 बिलियन ईयर्स। पर ये 10.5 बिलियन ईयर बहुत ही ज़्यादा है। दिस एस्टिमेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द एज ऑफ अर्थ मे नॉट बी सो मच इन एनी केस। किसी भी केस में अभी तक इतना हमारा क्या बोलते हैं अर्थ की एज नहीं आई है। ठीक, और जो आपका ये मेथड है ये क्या बोलते हैं आपके कई डिफेक्ट्स भी अंदर इसके अंदर, जैसे कि जो आपका इरोजन का रेट होता है वो हर जब क्या बोलते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेरी करता है, एक क्लाइमेटिक रीजन से दूसरे क्लाइमेटिक रीजन में वेरी करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि इंडिया में जो इरोजन होगा वो उसका जो रेट होगा वो दूसरी तरह होगा, और जो अमेरिका में इरोजन हो रहा होगा उसका रेट जो होगा वो दूसरी तरह होगा। प्लस इसको वहाँ की जो एरिया होती हैं वो भी प्रभाव करती हैं, जैसे एक तरह से वहाँ की जो लैंड होगी वो भी प्रभाव करती है इरोजन को। मान लीजिए कहीं की लैंड जो ज़मीन होगी वो बहुत ही सख्त होगी, उस एरिया में ज़्यादा पेड़ लगे होंगे, तो वहाँ क्या होगा, इरोजन की रफ्तार जो होगी घट जाएगी। कहीं की जो लैंड होगी, मान लीजिए वहाँ पे जो ह्यूमन है उनकी प्रक्रिया ज़्यादा, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, वहाँ पेड़ कम होंगे,
तो वहाँ की जो इरोजन होगा और उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये जो इरोजन होता है आपका वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि ये बहुत ही रेदर इम्पॉसिबल टास्क है अर्थ की एज को पता करना ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इरोजन, यानी एक तरफ से इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइडल फोर्स ऑफ मून, यानी मून के टाइडल फोर्स के आधार पे। तो इसके बेसिकली दो मेथड आपको बुक के अंदर दे रखा है। ऐसा कॉमनली माना जाता है कि हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ से ही ओरिजिनेट हुआ है, और प्लस ये आपका जो है एक तरह से उसका सैटेलाइट है, और जो मून होता है आपका हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। प्लस ये जो आपका तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसे प्रेजेंट टाइम में कुछ साइंटिस्टों या कई साइंटिस्टों ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारा जो मून है वो हमारा अर्थ का सैटेलाइट नहीं है, प्लस ये हमारे अर्थ का भाग नहीं है। तो अगर हम ऐसा मान के चलें तो जो मून जो होगा वो अर्थ के समय, अर्थ से पहले क्या पता हो या अर्थ के बनने के समय उसके बहुत ही नज़दीक रहा होगा उसके बर्थ के समय, ठीक। और जो उसका पर बनने के समय उसका नज़दीक रहा होगा और उसका जो टाइडल फोर्स रहा होगा, और नज़दीक रहेगा तो कॉमन सी बात है उसका टाइडल फोर्स जो होगा उसके मैक्सिमम पे होगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा। फिर जैसे समय आपका बीतता गया जो मून था वो आपके अर्थ से दूर होता गया, और जब अर्थ से दूर होगा उसकी जो टाइडल फ्रिक्शन है, टाइडल फोर्स जो है मून की वो भी डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है, मतलब कॉमन सी बात है। तो जो आपका एज ऑफ मून और अल्टीमेटली जो एज ऑफ अर्थ एज कैलकुलेट किया गया है बेसिकली आपके इस आधार पे कि जो आपका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टाइडल फ्रिक्शन के आधार पे, यानी जो फोर्स की घटने की रफ्तार थी उस आधार पे हमने निकालने की कोशिश की। तो साइंटिस्टों ने ये कैलकुलेट किया गया कि बेसिकली साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन की और ये कहा कि उस बेसिस पे ये कहा कि हमारा जो अर्थ है वो लगभग 4 बिलियन साल पुराना है। यहाँ बुक के अंदर वो कैलकुलेशन नहीं दे रखी है, और मुझे लगता है इसलिए नहीं दे रखी है क्योंकि वो कैलकुलेशन अभी बहुत ही हाई लेवल पे कैलकुलेशन की रहेगी। जो इजी लेवल की कैलकुलेशन की गई थी वो हमारे बुक में दे रखी है। देखिए हमारा काम क्या है अभी तक, इसमें आपका मेन टॉपिक जो आता है वो आपका जियोलॉजिकल क्लॉक का है, जियोलॉजिकल पीरियड आता है। ये सब सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करनी है, इससे पहले के टॉपिक जो हैं। प्लस ये जो जैसे कहा जाता है ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ ऊपर से पढ़ने रहते हैं, कहानी की तरह पढ़ने होते हैं। तो बस यही सब टॉपिक्स को आप सिर्फ कहानी की तरह सुनते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक। अब आता है आपका सेकंड मेथड में ऐसा कहा गया कि हम अब पता करते हैं कि रोटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ का रिड्यूस होता जा रहा है। ऐसा कहा गया रोटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ की है वो रिड्यूस हो जा रहा है क्योंकि वो टाइडल फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होता जा रहा है। इन अदर वर्ड अगर उसकी क्या बोलते हैं रोटेशनल स्पीड कम होगी तो टाइम जो होगा रोटेशन का वो इंक्रीज होगा, ठीक, ड्यू टू टाइडल फ्रिक्शन ऑफ द मून। अब कैसे हो रहा है ये तो नहीं बताया गया, ना ही इसमें लिखा है। Thus, on the basis of calculation of tidal friction of the moon and change in the speed of rotation of the earth, ऐसा कंक्लूड किया गया कि हमारा जो मून है, ये यहाँ हमारा जो मून है वो लगभग हमारे पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर हर साल दूर चला जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है वो लगभग इतना किलोमीटर है। तो अगर हर साल वो 13 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है और अभी इसका क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस इसका इतना किलोमीटर है, तो इस आधार पे ये बताया गया कि जो मून होगा वो लगभग इतना साल लिया होगा अर्थ से दूर जाने में। तो इस आधार पे कैलकुलेशन किया गया और ये भी बताया गया कि इसका जो अर्थ का एज हुआ होगा वो लगभग 4 बिलियन साल हुआ होगा, ठीक। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉर्ड केल्विन। Lord Kelvin proposed his scientific basis for the calculation of the age of Earth, but now his concept is not tenable. Tenable का मतलब होता है डिफेंडेबल नहीं, मतलब कि एक तरफ कह सकते हैं शुरुआत में जब लॉर्ड केल्विन ने अपनी ये निकाली होगी कॉन्सेप्ट निकाली होगी तो उस समय बहुत ही चली होगी, एक्सेप्ट की गई होगी, फिर बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। He has suggested that to calculate the age of the Earth on the basis of rate of cooling of the Earth, इनका ये कहना है कि उन्होंने बेसिकली अर्थ की एज को पृथ्वी के ठंडे पड़ने की रफ्तार के आधार पर पता करने का प्रयास किया। द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैन बी फाउंड आउट, और जो आपके क्रस्ट जो अर्थ क्रस्ट थे उनके सॉलिडिफिकेशन होने की जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया रही होगी
उसके आधार पे वो हम पता कर सकते हैं। और किस आधार पर पता कर सकते हैं? जो पृथ्वी से लॉस ऑफ हीट होता है उसके आधार पे। तो ऐसा कहा गया, लॉर्ड केल्विन ने ऐसा पता एज्यूम किया कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो लगभग 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या बोलते हैं सॉलिडिफाइड होगी। उसकी जो क्रस्ट ऊपरी लेयर थी वो लगभग एकदम सॉलिडिफाइड हुई होगी, लगभग 7000 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे, ठीक। थस द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज सॉलिडिफाइड ऑन कूलिंग अबाउट, और ऐसा कहा गया तो अपना हमारा जो आउटर पार्ट था अर्थ का वो लगभग सॉलिडिफाइड हुआ होगा ठंडे पड़ने पे लगभग इतना साल पहले। तो बेसिकली लॉर्ड केल्विन का ये कहना था। इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप में नहीं दे रखा, बस इस पे ये कहा गया कि कैसे हम अर्थ की मतलब इन्होंने अर्थ की एज बेसिकली इस आधार पता करने की कोशिश की कि जो हमारी पृथ्वी में लॉस ऑफ हीट होता है उसके आधार पे वो बस आप इतना जान लो, यही आपको जानने की ज़रूरत भी है। और ऐसा कहा लॉर्ड केल्विन ने, फिर बाद में कंक्लूजन अपना दिया कि हमारा जो अर्थ का एज है वो लगभग 40 मिलियन साल पहले है। पर ये अर्थ आप खुद सोच के देखो बहुत ही डीप, मतलब बहुत डीप क्या मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मान अगर ये 2 बिलियन के आसपास भी आता तब भी हम इसे एक तरह से मान लेते कि कुछ हद तक सही है, पर 40 मिलियन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये सबसे मेन है आपका, इसे भी आप कहानी की तरफ पढ़ते जाइए, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये सब पहले से प्रूव्ड हैं, इसमें आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव्ड है, प्लस इन्हें रिजेक्ट भी किया गया तो कुछ बेसिस के आधार पर ही किया गया। इसे बस आप कहानी की तरह पढ़िए और आपके जो जियोलॉजिकल क्लॉक हैं उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको अपने अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। The method of calculation of the age of the earth on the basis of radioactive element has gained maximum success, यानी कि इसे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिला अपने मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में, बिकॉज दिस मेथड इज मोर कन्विंसिंग देन अदर मेथड, ठीक। जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं आफ्टर देयर डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन माने उनके विखंडन के बाद, उनके टूटने के बाद। और ये फैक्ट था आपका, ये पियरे क्यूरी ने 1903 में डिस्कवर किया था, और इसी के आधार पे 1904 में रुदरफोर्ड ने अपनी स्कीम निकाली थी, अपने कॉन्सेप्ट दिया था अर्थ की एज को कैलकुलेट करने का बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधार पे, ठीक। यूरेनियम थोरियम जो होते हैं बेसिकली ये सबसे ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये जो आपके यूरेनियम थोरियम है ये बेसिकली हर तरह के रॉक में पाए जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक, दो देयर इनके अमाउंट जो होते हैं वो वेरी करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक टू अदर टाइप, ठीक। तो जो आपके रॉक जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी जो वेदरिंग प्रोसेस जो मैंने बताया था उसकी वजह से जो आपके टूटने फूटने की प्रक्रिया जो होती है इनमें जब वो टूटते हैं तो उसके साथ साथ आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं पहले शांत पड़े रहते हैं। जब वो टूटते हैं आपके रॉक तो उसके साथ साथ जब ये टूटते हैं तो इनके अंदर भी डिसइंटीग्रेशन होता है, और डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक। तो जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो और हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आपके जो क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं वो आपकी यूरेनियम में पाए जाते हैं। तो जब आपका यूरेनियम जो होता है डिसइंटीग्रेट होता है तो बेसिकली आपका लीड में बदल जाता है, और ठीक। और अगर हम इफ़ वी कैन नो द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम टू लीड, तो हम इजीली पता कर सकते हैं वो टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। और आपको यूरेनियम जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल जनरेट होता है। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली एक तरह से एक रेज होती है, अल्फ़ा रेज कह सकते होती है, ठीक। इसको भी जहाँ ज़्यादा साइंस की बेसिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आप मैंने बोला ना इसको कहानी तरह से पढ़ते जाओ, मेन चीज़ आपकी आगे आएगी। थोड़ा सा रेट ऑफ अगर आप में ज़्यादा क्या बोलते हैं इच्छुक हैं आप ज़्यादा पता करने के तो आप पता कर सकते हैं इसको, इसके लिए मैं आपको नहीं रोकूंगा, पर इसको पता करने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ इसको ज़्यादा डीप में जाके मतलब अब एक एक जो वर्ड दे रखा है इसमें कुछ ऐसे वर्ड दे रखे हैं जिसको बारे में अगर मैं समझाने बैठ जाऊँगा ना, अब अल्फ़ा पार्टिकल एक छोटी सी चीज़ नहीं होती, इसको समझाने के लिए मुझे फिर एक अलग से आपको वीडियो बनानी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए मैं नहीं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के छोड़ दे रहा हूँ। थर्स द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम जो होगा वो लीड में कैन बी डिटरमाइंड
बाई काउंटिंग द अल्फा पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द रॉक, यानी जो अल्फा रेज आपकी निकल देंगे रॉक से, उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं यूरेनियम का लीड में ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर तो इसी आधार पर ऐसा कहा गया कि जो 1.67 पार्ट होता है हमारे यूरेनियम का, वो लीड में बदलता है लगभग 100 मिलियन साल में, यानी 100 मिलियन ईयर में वो लीड में बदलता है। तो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द क्वांटिटी ऑफ लीड इन डिफरेंट रॉक वेरी सिग्निफिकेंटली। तो ये कॉमन सी बात है, अब किसी जगह पे वेदरिंग प्रक्रिया जल्दी हुई होगी, किसी भी जगह पे वेदरिंग प्रक्रिया लेट हुई होगी। तो कहीं पे अगर चट्टान जल्दी टूटी होगी तो उसके अंदर जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहे होंगे, यानी यूरेनियम एक तरह से चट्टान आप कह सकते हो, उसके रहे होंगे, तो कहीं पे वो ज़्यादा जल्दी टूटे होंगे, कहीं पे ज़्यादा लेट में टूटे होंगे। जहाँ पे जल्दी टूटे होंगे तो फिर वो बाद में उनकी जो लीड की फॉर्मेशन रही होगी, लीड जो बने होंगे वो थोड़े से पहले ही बने होंगे, बजाय कि जो बाद में आपके यूरेनियम टूटे होंगे। ठीक, तो वही दे रखा है कि वो डिफरेंट रॉक में वेरीज करते हैं सिग्निफिकेंटली, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। एंड हेंस द लीड ऑफ डिफरेंट रॉक वे ट्रांसफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइम, यही मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे अभी। तो इसी कंसिडरेशन के आधार पे ये कंक्लूड किया गया कि जो आपके रेडियो एक्टिव मिनरल होते हैं वो लगभग इस धरती पर 1500 मिलियन साल पहले, मतलब पहली बार पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका इतने साल पहले प्रेजेंट था, बना था। थस द एज ऑफ रॉक, तो आपका इसी आधार पे जो हमारी रॉक की एज रही होगी वो 2000 मिलियन साल से पहले नहीं होंगी। तो इसी आधार पे ये एस्टिमेट किया गया कि हमारी जो पृथ्वी की उम्र रही होगी वो लगभग 2000 साल से 3000 साल के बीच में, यानी मिलियन के साल में, यानी 2 बिलियन से 3 बिलियन के सब बीच में रही होगी, ईयर के बीच में रही होगी। ठीक, तो यहाँ तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं। कंक्लूजन के पार्ट के बारे हम देख लेते हैं। तो ऐसा अपीयर होता है कि जितने भी हमने अभी तक डिस्कशन किए हैं, सेवरल मेथड हमने देखे, कॉन्सेप्ट देखे जो प्रपोज किए गए अर्थ के एज को निकालने पे, पर इनमें से कोई भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा। पर इसमें से एक चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी कि हमारी जो अर्थ की उम्र रही होगी वो 2000 मिलियन साल से पहले नहीं रही होगी, यानी 2 बिलियन ईयर से पहले नहीं रही होगी, उसके बाद ही रही होगी। और रिसेंटली हमारी जो अर्थ की एज है, ऐसा बताया गया है कि वो लगभग आपका 4 से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले तक है। अब देखिए फ्यूचर में हो सकता है कोई अपना एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो कि ज़्यादा ठीक बैठे और ज़्यादा मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो हो सकता है ये आपकी चेंज होती रहती है, चेंज हो जाए ये ईयर। ठीक, तो बस यार इतना ही। अगली क्लास में हम अपने मेन टॉपिक से शुरू करेंगे, जो था मेन इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करेंगे, जो था आपका जियोलॉजिकल पीरियड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।